जस्टिस किसे कहते हैं? जस्टिस और न्याय की सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है और वो है एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कॉल्ड जस्टिस। किसी के साथ भेदभाव न होना न्याय कहलाता है। ठीक है, ध्यान से इस शब्द को समझना। डिस्क्रिमिनेशन है तो न्याय नहीं है, और भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है तो वह न्याय है। इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है आपकी समझ में कि भेदभाव का न होना समता है। जी नहीं, भेदभाव न होना, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन विद एनीवन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन सा न्याय देंगे? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। न तो सामाजिक क्षेत्र में हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे, न आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव करेंगे, न राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव करेंगे। भेदभाव का न होना न्याय कहलाता है इन तीनों क्षेत्रों में। इसके लिए अलग अलग हमने संविधान में प्रावधान किए। अगर जो हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 इन सब की बात करें तो ये क्या कहते हैं? भेदभाव न होने की गारंटी देते हैं। सबसे स्पष्ट रूप से यदि कभी आपसे इंटरव्यू में या कहीं कोई डिस्कशन में पूछे कि उस एक अनुच्छेद का नाम लीजिए जो हमें सामाजिक भेदभाव न होने की गारंटी देता है, अगर जो सिर्फ एक अनुच्छेद के लिए आपसे कोई पूछ दे तो आप लोगों का उत्तर होना चाहिए आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। और अनुच्छेद 15 की लाइन आप याद रखना, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। विभेद जिसे कहते हैं, भेदभाव, विभेद अलग अलग कर देना। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये अनुच्छेद हमें इस बात की गारंटी देता है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, न तो धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न ही जन्म स्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। इसलिए यह अनुच्छेद हमें सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। फिर कहा गया आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। इसके लिए अगर जो आप लोग संविधान को देखेंगे तो अनुच्छेद 39 साफ साफ हमारे इसी भेदभाव को रोकने की बात करता है। अगर जो इसके 39 के पॉइंट 39B और 39C को स्पेशली हम यहाँ पे कोट करेंगे, अनुच्छेद 39 खा और 39 गा। 39B क्या कहता है? दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, इसमें सरल शब्दों में हम इसे कहें तो क्या कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण बराबर सबका होना चाहिए। तो ये बराबरी की बात है किसकी? भौतिक संसाधन जिन्हें हम कहते हैं, जिनको हम मटेरियल रिसोर्सेज कहते हैं, सकल पदार्थ हैं जगमाही, तुलसी बाबा जिसे कहते हैं। जितना भी मटेरियल रिसोर्सेज है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ठीक। दूसरा 39C, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। अगर जो सीधे शब्दों में कहें तो धन मतलब वेल्थ, और उत्पादन साधन
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों किसी एक के पास इकट्ठे न हो जाएं, सबके लिए बराबर बराबर अवेलेबल रहें। ये दो पॉइंट अगर जो हम कोट करते हैं तो ये हमें किस बात की गारंटी देते हैं? आर्थिक न्याय की। अब हमने सामाजिक न्याय को एक अनुच्छेद से अगर जो तय करना हो तो हमने क्या घोषित कर दिया कि वो अनुच्छेद 15, लेकिन मैंने कहा 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे के सारे न्याय की गारंटी देते हैं सामाजिक रूप से। दूसरा हमने बताया आर्थिक न्याय, जिसमें आर्टिकल 39। अब राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए हम याद करते हैं आर्टिकल 326। 326 क्या कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड to the legislative assemblies of state to be on the basis of adult suffrage। ये adult franchise, adult suffrage का मतलब है कि वयस्कों को बराबरी के आधार पर वोट देने और अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा। उनके अंदर राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हमें संविधान की प्रस्तावना से यह गारंटी मिलती है कि हमारा राज्य सभी के साथ, सभी नागरिकों के साथ, यहाँ पे गारंटी दी गई, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब पहले दिन जो हमने बात की थी कि मनुष्य, व्यक्ति, नागरिक में अंतर होता है, यहाँ ये गारंटी नागरिकों के लिए है, व्यक्तियों के लिए नहीं है। अब धीरे धीरे आपको उन शब्दों का अर्थ यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। अगली लाइन में कहा गया विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब हमें इसे समझना होगा कि व्हाट इज लिबर्टी, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। अब स्वतंत्रता को समझने के लिए या स्वतंत्रता को समझाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सामान्यतः हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी प्रतिबंध का न होना स्वतंत्रता है, यह नहीं है। 1 मिनट के लिए मैं माफी चाहूंगा, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट। हाँ रोहित, हाँ ठीक, मैं गेट पे आया। जी माफी चाहता हूं, 1 मिनट के लिए मुझे जाना पड़ा। तुम लोग तब तक मैसेज करने लगे। एक है भाई टॉपिक भूल गए, यहाँ तक तो बात हो गई थी। गुड इवनिंग, कितनी फीस है यार? ये सब ऑफिस का 9412444333 उस पर बात करिए, हम इस काम के लिए नहीं। सर व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म? कल सेकुलरिज्म में मैंने 2 टाइप्स आपको बताए थे, कम्युनिस्ट सोशलिज्म और लिबरल सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसके कई सारे नाम हैं, लिबरल सोशलिज्म, गांधीयन सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इनिशिएटिव एंड प्लेबसाइट? इनिशिएटिव में ये होता है कि जनता ये बताती है कि कानून किस पर बनना चाहिए, किस विषय पर या कैसा कानून बनना चाहिए। प्लेबसाइट में ये होता है जनमत संग्रह, कि अगर जो ये कानून बनना चाहिए या ऐसा देश में सरकार को निर्णय लेना चाहिए तो उसमें ये होता है कि यही निर्णय सरकार ले। जैसे अब मंदिर का मामला था, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया,
लेकिन इस पे गवर्नमेंट प्लेबसाइट करा देती कि भारत के सभी लोग अपना अपना वोट डालेंगे। हमने एग्जाम्पल में ब्रेग्जिट बताया था, अभी ब्रिटेन में हुआ था प्लेबसाइट। तो ये होता है जनमत संग्रह। इनिशिएटिव में सिर्फ ये सुझाव दिया जाता है, पहल की जाती है कि देश की सरकार कैसी होनी चाहिए, और प्लेबसाइट में बाकायदे वोटिंग होती है। व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक है प्रियम्बल, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट। भाई मिल गया, ऑनलाइन लाइव हूं। हाँ आ गया, ऑनलाइन हूं, लाइव हूं, अभी फोन करता हूं। ठीक, प्लेबसाइट इनिशिएटिव, फिर ये 18% जीएसटी है, बाकी पता नहीं, ये सब तो छोड़ो, चलो ठीक है। अब फिर हम टॉपिक पे बात शुरू करते हैं कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? अक्सर हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता कहलाता है, लेकिन आज से आपको ये परिभाषा बदलनी पड़ेगी और आपको इसको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा कि स्वतंत्रता का अर्थ होता है अनुचित प्रतिबंधों का ना होना, एब्सेंस ऑफ इलीगल रिस्ट्रिक्शन। ठीक, जैसे स्वतंत्रता को परिभाषित करने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक ना आ जाए। अब दूसरे की नाक कहां होगी ये दूसरा तय करेगा, आप नहीं। इसीलिए स्वतंत्रता असीमित नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। कहीं ना कहीं उसकी सीमा होगी, लेकिन कहां होगी ये पता नहीं। तो अगर जो उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन होता है, हाँ होता है, लेकिन कोई भी इलॉजिकल, अनफेयर, इलीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो आज से थोड़ा सा इसको समझेंगे। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई विचार करने की? इसके लिए हम आर्टिकल 19 याद करते हैं, 19(1)(a), जिसमें हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। फिर विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28। कुल मिला के अनुच्छेदों के सहारे मैंने आपके सामने ये बात क्लियर कर दी कि ये हमारे राज्य का उद्देश्य होगा कि हमें ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिलेगी। आगे कहा गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर हमें समझना होगा समता क्या है, व्हाट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी की परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस कॉल्ड इक्वालिटी। विशेषाधिकारों का न होना समता कहलाता है। विशेषाधिकार न होना अर्थात किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, अर्थात सभी के लिए एक जैसे अधिकार होंगे, किसी को भी कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। प्रिविलेज का न मिलना ही उसका विशेषाधिकार न होने के संदर्भ में होता है। अब यहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के एग्जांपल के थ्रू आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है सिविल सर्विस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड जस्टिस, न्याय और समता में क्या अंतर है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। बहुत साधारण सा एग्जांपल है जो एनसीईआरटी हमें समझाती है कि मान लीजिए कहीं पर एक मैच हो रहा है और उस मैच जिस ग्राउंड में हो रहा है उसकी बाउंड्री 7 फुट ऊंची है। 3 लोग उस बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं जो वो मैच देखना चाहते हैं, जिसमें एक व्यक्ति की हाइट, एक व्यक्ति की ऊंचाई 6 फुट है, दूसरे व्यक्ति की ऊंचाई 4 फुट है और तीसरे व्यक्ति की ऊंचाई 2 फुट है, और बाउंड्री 7 फुट ऊंची है और वो मैच नहीं देख पा रहे हैं। वो वहां की सरकार से मदद मांगते हैं और वहां की सरकार समता पर आधारित सरकार है, गवर्नमेंट इक्वालिटी बेस्ड है। वो इक्वालिटी का सिद्धांत अपनाती है और सभी को 2-2 फुट ऊंचा स्टूल दे देती है। जिसकी हाइट 6 फुट है वो 8 फुट हो जाता है और वो देख लेता है। जो 4 फुट का है वो 6 फुट हाइट होती है, वो मैच नहीं देख पाता है, और जो 2 फुट का है उसकी 4 फुट हाइट होती है और वो भी मैच नहीं देख पाता है। तो समता पर आधारित सरकार होने के कारण सभी को 2-2 फुट का स्टूल मिला, किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिला। लेकिन सेम कंडीशन है, एक जगह मैच हो रहा है, 3 लोग खड़े हैं, 6 फुट, 4 फुट, 2 फुट, और वहां की सरकार न्याय पर आधारित है। न्याय आधारित जो सरकार है वो 6 फुट के आदमी को 2 फुट का स्टूल देती है, 4 फुट के आदमी को 4 फुट का स्टूल देती है,
और 2 फुट के आदमी को 6 फुट का स्टूल देती है और इस आधार पर वो न्याय करती है और 3 के तीनों लोग मैच देखने लगते हैं। तो अगर जो सरकार 2 फुट का स्टूल देती है तो यह समता है, और अगर जो सरकार किसी को 2 फुट का, किसी को 4 फुट का, किसी को 6 फुट का स्टूल देती है तो ये न्याय है। न्याय और समता दोनों आज मैंने आपको समझाए हैं, और इस एग्जाम्पल से आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि समता का क्या अर्थ है और न्याय का क्या अर्थ है। समता और न्याय, ठीक है दोस्तों। हमारे ख्याल से अब समता और न्याय को आप समझ गए होंगे। अगर जो आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन बीच में हमारे सामने आए हैं, सर हिंदी की क्लास नहीं चलेगी। हिंदी की क्लास चलेगी। आज हमारी तारीख हो रही है जून में, आज हम आपसे बात कर रहे हैं 5 तारीख, 5 जून है। हम आपकी हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं 10 जून से। 10 जून दोपहर में 2 बजे, 10 जून 2 PM। आप लोग इसे याद रखिएगा। इसे हम स्टार्ट कर देंगे जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, और हिंदी पे ऐसी जानकारियां देंगे जो सामान्यतः किताबों में आपको नहीं मिलती हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अरे बिना टिकट मैच देख रहे हैं या मैच से देख रहे हैं इसकी बात नहीं कर रहे, वो एग्जाम्पल तुम्हें दिया है ना। कोई वो मैच ऐसा था जिसमें टिकट चल रही, हम सिर्फ तुम्हें ये उदाहरण सरल सा देके समझा रहे हैं, ठीक है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, ठीक है। इनका क्वेश्चन है समानता और समता में क्या अंतर है। तो एक चीज ध्यान रखना, समता जो है वो इक्वालिटी जो है उसमें जब न्याय शामिल कर दिया जाता है तो वो समानता हो जाती है। समता और न्याय के मिले जुले रूप को समानता कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, ठीक। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा का अर्थ क्या है कि मानवीय चीजों को हमेशा हमारा राज्य सम्मान देगा। इसीलिए आप देखोगे कि हमारा राज्य बहुत सारे आधारों पर मानवीय हो जाता है। आर्टिकल अगर जो 38 की बात करोगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टेट कैसा होगा, पब्लिक वेलफेयर। और पब्लिक कौन होंगे, जिसमें लोग होंगे, ठीक। फिर कहा गया राष्ट्र की एकता और अखंडता। हमने ये पहले दिन भी जब प्रियम्बल पे बात शुरू की थी तो आपके सामने एक प्रश्न रखा था कि जब एकता शब्द शामिल था, यूनिटी टर्म था, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये द इंटीग्रिटी क्यों ऐड किया गया। इन दोनों शब्दों को भी समझ लीजिए। एकता जिसे हम कहते हैं यह हमारी मानसिक अवधारणा है। यूनिटी इज द साइकोलॉजिकल फेनोमेना एंड इंटीग्रिटी इज द जोग्राफिकल फेनोमेना, भौगोलिक संकल्पना है। जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो एक प्रार्थना होती थी, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। अगर जो मैं हल्के मूड में कहूं कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे इस प्रार्थना पर मौन हो जाते थे कि कहीं फिर शादी करने हमें दूसरे देश न जाना पड़े क्योंकि सब भाई बहन हो जाएंगे। तो ये प्रार्थना किस बात के लिए है, एकता पैदा करने के लिए। मन से आप अगर जो एक हैं, मन से आप भारत में एक हैं तो ये यूनिटी है। लेकिन इंटीग्रिटी जिसे कहते हैं, जिसे अखंडता कहते हैं, उसका मतलब ये है, अखंडता का अर्थ होता है कि हम चीजों को टुकड़े में न बांटें। इंटीग्रिटी भौगोलिक होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कलम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये अभी एक है, लेकिन अगर जो हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, कैप हटा दी, तो अब ये खंड खंड हो गई। इसलिए ये जब जुड़ी हुई है तो अखंडता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें संविधान में शामिल करने के लिए, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिए कि उस समय देश में कई हिस्सों से ये आवाज आ रही थी कि हमारा खालिस्तान अलग कर दो, हमारा बोडोलैंड अलग कर दो। हम भारत के साथ मन से जुड़े रहेंगे लेकिन भौगोलिक रूप से हम अलग हो जाएंगे। तो भौगोलिक रूप से भी भारत का कोई टुकड़ा, आप मन से भी भारत से जुड़े रहें और
भौगोलिक रूप से भी भारत में शामिल रहें, इसलिए एकता के साथ हमने अखंडता शब्द को जोड़ा। क्लियर? एकता और अखंडता का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कहा गया है सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, फर्टेनिटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो फर्टेनिटी ये टर्म भी फ्रांस की क्रांति से आया था और इसका मतलब होता है भाईचारा। हम सब आपस में एक परिवार की तरह व्यवहार करेंगे। बंधुता का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, ये पूरी प्रस्तावना, पूरा प्रियम्बल एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसलिए ये चीजें आपस में सब जुड़ी हुई हैं कि उसके समस्त नागरिकों के अंदर क्या सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो सभी नागरिक क्या मानेंगे? एक दूसरे को एक परिवार का सदस्य। जैसे हम अपने घर में सबको भाई बहन बराबर मानते हैं, वैसे ही देश के सभी नागरिकों को हम एक बराबर मानेंगे। और कुल मिला के इस तरह से हमने तुम्हारे सामने प्रियम्बल के एक एक शब्द को स्पष्ट कर दिया। आज हमने तुम्हें नए शब्दों में न्याय समझाया, स्वतंत्रता बताई, समता बताई, एकता बताई, अखंडता बताई, बंधुता बताई। इन टर्म्स में किसी का कोई डाउट है तो वो हमसे तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। क्या क्या? जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लिबर्टी, what is equality, what is fraternity, what is unity, what is integrity। इतने टर्म आज मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें किसी का भी कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकते हो। क्या एक सुझाव आया है, सर मैं आपकी हिंदी की क्लास 1-2 दिन की हूं, दिल चो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ दिक्कत हो गई है कि शायद हिंदी की क्लास के लिए आप लोग हमारे बड़े इच्छुक हैं। ठीक है, मैंने बताया, आपको तिथि घोषित कर दी है 10 जून 2 बजे से दोपहर में, 10 जून 2 PM लाइव हिंदी की क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। सर डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम बताइए। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा फिर से बता दीजिए सर। ओके सर, फर्टेनिटी फिर से समझा दीजिए। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। इसको बेटा याद रखना, हिंदी में एक ही टर्म है स्वतंत्रता, लेकिन वेस्टर्न थॉट में ये 2 टर्म यूज होते हैं, फ्रीडम एंड लिबर्टी। सबसे पहले जब हमारे विद्वानों ने, जॉन लॉक ने सबसे पहले इस पे बात की तो उन्होंने कहा कि जो नेचुरल राइट्स मिलते हैं हमें, उसमें हम सीधा सीधा क्या समझते हैं कि ऑल राइट्स। कौन कौन से राइट थे? A for asset, L for life and L for liberty। तो जो लिबर्टी टर्म है वो नेचुरल होती है। स्वतंत्रता जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलती है, जन्म से जो हमें मिलती है, वो लिबर्टी कहलाती है। और जो राज्य के माध्यम से हमें प्राप्त होती है, जो अकॉर्डिंग टू स्टेट स्वतंत्रता मिलती है, उसे हम फ्रीडम कहते हैं। तो फ्रीडम में स्टेट शामिल होता है, लिबर्टी में स्टेट शामिल नहीं होता। ठीक है, आप लोग कमेंट भी किया करिए वीडियो पे। अगर जो आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो थोड़ा प्रमोट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता के 2 अंग्रेजी टर्म यूज होते हैं, लिबर्टी एंड फ्रीडम। दोनों को मैंने क्लियर कर दिया। लिबर्टी नेचुरल होती है, फ्रीडम अकॉर्डिंग टू स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्यक्ति की गरिमा। मानव होने के नाते जो भी हमें सम्मान और जो भी हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, कहते नहीं मनुष्य के नाते तो कम से कम हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारी व्यक्ति की गरिमा कहलाती है। फर्टेनिटी, फर्टेनिटी बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारा, भ्रातृत्व जिसे कहते हैं। अर्थात हम सब नागरिक एक परिवार के सदस्य हैं और हम सबका एक दूसरे से संबंध कैसा है? भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन। एक परिवार में जिस तरह से भाई भाई बहन बहन के संबंध होते हैं, उस तरह के संबंध में देश के सभी नागरिकों को ठीक से मानना,
जैसे आप अपने भाई बहन को मानते हो, वैसे ही सभी नागरिकों को मानना बंधुता है। बंधुता मतलब भाईचारा, एक परिवार के सदस्य होना। फिर है आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया? अभी मैंने बताया था आर्टिकल 39 आप लोग पढ़िएगा, उसमें आर्थिक न्याय के लिए प्रावधान किया गया। फिर सर स्वाधीनता को समानता से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? सर स्वाधीनता को समानता से अलग क्यों नहीं किया जा सकता? मैं प्रश्न ही नहीं समझ पा रहा हूं, माफी चाहता हूं। सर इंटीग्रिटी इज रिलेटेड विद यूनिटी। यस, इंटीग्रिटी बहुत बड़ा टर्म है। इंटीग्रिटी का हिंदी ट्रांसलेशन होता है सत्यनिष्ठा। ये आपका मेंस का 4th पेपर के सिलेबस की हेडिंग ही है इंटीग्रिटी। हमारी इंटीग्रिटी बहुत सारी चीजों से मिलकर तय होती है। हमारे अंदर न्याय का भाव क्या है, समानता का भाव क्या है, हमारे जितने अच्छे गुण हैं उनसे हमारी इंटीग्रिटी। जैसे अगर जो इंटीग्रिटी टर्म कहें तो देसी भाषा में इसको कहते हैं भरोसा। अगर जो जैसे किसी ने कहा कि वो भरोसे का आदमी है तो उसकी इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, और जब आदमी कहता है नहीं नहीं यार वो भरोसे का आदमी नहीं है, तो मतलब उसकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं है। फिर लिखा है सर इंटीग्रिटी इज रिलेटेड विद यूनिटी। हाँ, तो यूनिटी का भाव आपके अंदर होना चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी के लिए जरूरी है। फिर है ठीक में समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया, थैंक यू जी सर, अच्छे समझ में आ रहा, गुड। तो कुल मिला के हमारी बातचीत प्रियम्बल पर आपके साथ पूरी हो गई। ठीक है, प्रियम्बल पर पूरी बातचीत करने का अर्थ हमारा है कि हमने संविधान की प्रस्तावना को ठीक से समझा है। संविधान की प्रस्तावना एक लाइन की है, लेकिन फिर भी इसमें जो टर्म आते हैं उनको हम सही से समझ लें तो आगे के सभी अनुच्छेद हमें समझने में आसानी रहती है। एक क्वेश्चन और आ गया है, सर जब सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय पहले से मौजूद थे तो समाजवाद शब्द जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा प्रश्न है, मेंस में ऐसे प्रश्न और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर ये होगा कि कभी कभी एक शेर याद आता है मुझे कि माना कि दिल को दिल से प्यार होना चाहिए पर इसका कुछ तो इजहार होना चाहिए। ठीक है, जब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कर रहे हैं तो अर्थात हम सबके साथ समानता कर रहे हैं, तो क्यों ना हम प्रस्तावना में भी इसकी घोषणा कर दें। ठीक है, तो जब हमारा राज्य इस स्थिति में आ गया, 1950 में हम इस स्थिति में नहीं थे कि सबके साथ ये सब कर सके। जब हम बेहतर स्थिति में हमारा राज्य आया तो हमने सभी को इस बात की गारंटी दे दी कि अब सबके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, और इसीलिए हमने संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ दिया। ठीक, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, थैंक यू आ रहा है। चलिए ऐसे तारीफ करते रहा करिए, अच्छा लगता है। गुड, और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरी? प्रियम्बल पे हमारी बात पूरी हुई। हमने प्रियम्बल को लेकर आपको जो तथ्यात्मक सूचना है वो भी दे दी। अब साथ ही साथ आप लोगों से एक मेरा और सुझाव होगा कि जो लोग भी हमारे साथ ये क्लास रेगुलर कर रहे हैं उन्हें मैं एक किताब का सुझाव देना चाहूंगा, और वो किताब है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र पूर्वावलोकन, घटना चक्र की ये किताब आती है। इस किताब को आप लोग खरीद लीजिए। ये घटना चक्र की हिंदी में, इंग्लिश में, इसमें आपको सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। ये 8 पार्ट इसके होते हैं। एक पार्ट आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था और शासन। इसको आप लोग खरीद लीजिए। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं जो अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं। जैसे इसमें अगर जो हम प्रियम्बल का चैप्टर खोले तो प्रियम्बल पर आज तक कितने सवाल आए हैं ये अगर जो हम देखें, प्रियम्बल, एक मिनट आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। प्रियम्बल पर जो मेरे पास है ये 2018 का एडिशन है, अब तो 2020 का भी मार्केट में अवेलेबल है। प्रियम्बल पर टोटल जो मेरे हाथ में किताब है इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं 40 क्वेश्चन अभी तक की परीक्षाओं में आईएएस, पीसीएस हर जगह मिला के आए हैं, और उन प्रश्नों को यहाँ पे दिया गया है और साथ में उनका आंसर दिया गया है। हमारा क्लास होने के बाद आप लोग इस किताब को उठा के देखोगे कि प्रियम्बल पर जो क्वेश्चन आए हैं क्या वो आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो। अगर जो हमारे क्लास के बाद वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 44 टोटल हैं 2019 में। अच्छा ठीक है, हमारे में कम है, तुम्हारे में थोड़े ज्यादा हैं। 2020 में 2-4 क्वेश्चन और बढ़ गए होंगे, तो इसे आप लीजिए, देखिए, और फिर हमारा क्लास सुनने के बाद जो डाउट रह जाता है उसको समझिए।
ठीक है, प्रियम्बल पे हमारी बातचीत पूरी होती है। अब हम एक नया टॉपिक आपके साथ शुरू करेंगे और वो टॉपिक है, हम भारतीय, एक तुम्हारी किताब में चैप्टर दिया गया है भारतीय संविधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा सर, पूर्वावलोकन में लिखा है कि उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, प्लीज ये बता दीजिए। एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। दरअसल एक मुद्दा आया प्रस्तावना के साथ जुड़ा हुआ, जिसको हम आज आपके साथ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करते हैं दो प्रश्नों के रूप में। पहला प्रश्न है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? बेटा सुरभि, तुम्हारे इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी दूंगा कि एक प्रश्न आता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? Is the preamble is the part of the constitution or not? क्या प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाएगा? तो इसके लिए सबसे पहले 1960 में एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसे हम बेरूबारी केस कहते हैं। 1960 बेरूबारी केस में कहा गया कि यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि इसमें संविधान निर्माताओं के सिर्फ विचारों को, उद्देश्यों को बताया गया है, और यह न तो सरकार को शक्ति देती है, न ही सरकार से शक्ति ग्रहण करती है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाना चाहिए। उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण मुकदमा आया, जिसका आगे भी हम जिक्र करेंगे, उसे कहते हैं केशवानंद भारती केस, 1973। ये जब उच्चतम न्यायालय में केस आया तो इसके निर्णय में कहा गया कि जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध होती है, अनक्लियर और एम्बिगुअस लैंग्वेज होने पर, हम प्रस्तावना को मदद लेते हैं। अगर जो हम प्रस्तावना से मदद लेते हैं तो यह संविधान का अंग माना जाना चाहिए। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती केस में। उसके बाद एक केस आया बॉम्बई बाद 1994, इसमें और क्लियर कर दिया गया कि इसे अंग माना जाएगा, और इसीलिए 368 के तहत इसमें संशोधन होगा, और जो शब्द जोड़े गए हैं वो शब्द विधियोग्य होंगे। इस केशवानंद भारती केस के बाद बहुत सारी स्थितियां बदली, और उसके बाद पूरे के पूरे संविधान पर उच्चतम न्यायालय को रिव्यू राइट मिल गया। आर्टिकल 13 जब हम पढ़ेंगे तब इसकी और बात करेंगे, और इसको और स्पष्ट करेंगे आप लोगों के सामने कि क्या हमारे यहाँ जेआर है। जेआर को हम पूरा नाम लेते हैं जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। हमारे संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है। यह सिर्फ आर्टिकल 13(2) में दिया गया है, और वो भी इनडायरेक्टली दिया गया है, और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में जुडिशियल रिव्यू राइट इनडायरेक्टली आर्टिकल 13(2) में दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस में जब न्यायालय ने अपना निर्णय दिया तो उसमें कहा गया कि संविधान प्रस्तावना का अंग है, और इसी आधार पर, क्योंकि यदि इसको हम अंग मान लेते हैं तो बहुत सारे स्पष्ट हो जाते हैं हमारे आर्टिकल। इसकी पूरी कहानी समझने के लिए मामला यह है कि सरकार का कहना था कि संविधान का अंग है प्रस्तावना, इसलिए 368 से हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। सरकार के इस पक्ष के खिलाफ जनता ये कह रही थी कि चूंकि संविधान की प्रस्तावना में मूल ढांचा निहित है, हमारे बाबा साहब ने या हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए जो बेहतर प्रावधान किए थे, अगर जो आप संशोधन कर देंगे तो उसके बाद फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। आज आप कुछ जोड़ दोगे, कल कुछ हटा दोगे, और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर है। इसीलिए लोग न्यायालय चले गए। न्यायालय ने एक कहावत है बंदर बांट, कि एक बार दो बिल्लियों को एक रोटी मिल गई, दोनों झगड़ा कर रही थी, और वो दोनों रोटी के लिए लड़ रही थी। तब तक उधर से एक बंदर आ गया। बंदर ने कहा, मौसी तुम झगड़ा क्यों कर रही हो, लाओ मैं रोटी बांट दूं। एक तराजू ले आया, रोटी आधी आधी तोड़ी, दोनों पलड़ों में रखी, एक तरफ थोड़ी झुकी हुई थी, उधर से एक और तोड़ा, खा लिया।
दूसरी तरफ झुक गई, उधर से तोड़ा, वो खा लिया। धीरे धीरे उसने दोनों तरफ की पूरी रोटी खा ली, तराजू बराबर आ गया। उसने कहा कि अब रोटी बराबर बराबर हो गई, देखो बंटवारा हो गया, आप लोग लड़ाई मत करो। यहीं से एक कहावत पैदा होती है, बंदर बांट। तो केशवानंद भारती केस में जब सरकार और जनता सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, सरकार का कहना था हम संशोधन करेंगे, जनता कह रही थी आप संशोधन नहीं करोगे। तो उच्चतम न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया। उन्होंने कहा अनुच्छेद 368 के तहत सरकार संशोधन कर सकती है, किंतु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मूल ढांचा प्रभावित न हो। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत। किस मुकदमे से आया? तो 1973 के केशवानंद भारती केस से। आप लोग इसको ठीक से याद रखना, 1973 के केशवानंद भारती केस से हमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत मिला, मूल ढांचे का सिद्धांत मिला, और यहां से क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसी निर्णय से यह तय हो गया कि अब न्यायालय ने ही अपने आप को यह अधिकार दे दिया कि भारत सरकार अर्थात संसद संविधान में चाहे जो संशोधन कर सकती है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद भारतीय संसद संविधान में जो भी संशोधन करेगी, न्यायालय उसका पुनरावलोकन करेगा, उस पर रिव्यू करेगा, और अगर जो न्यायालय को लगता है कि यह सही परिवर्तन नहीं है या यह संशोधन विधि योग्य नहीं है, तो उसको वो वाइड कर देगा, शून्य कर देगा, उसको निरस्त कर देगा। उसको विधि शून्यता की स्थिति कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया था सरकार ने संसद में संविधान संशोधन करके, उसको बाद में न्यायालय ने विधि शून्य कर दिया। तो यहां से यह तय हो गया। इसीलिए केशवानंद भारती भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा है। इसमें कुल 13 जज बैठे थे। जब बड़ा मुकदमा कहते हैं तो कोई भी मुकदमा बड़ा छोटा किस आधार पर होता है कि उसमें कितने जजों ने उस मुकदमे को सुना था। नॉर्मली कोई केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में, अगर जो उससे कोई सहमत नहीं होता तो डबल बेंच में, और अगर जो डबल बेंच से नहीं सहमत होते तो बहुत जरूरी निर्णय हो तो ट्रिपल बेंच उसके ऊपर नहीं जाता। लेकिन यदि किसी संविधान से जुड़ा हुआ कोई मामला चलता है, यदि संविधान का कोई प्रश्न आ जाता है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा संविधान पीठ गठित की गई। संविधान पीठ में कम से कम 5 जज बैठते हैं, मिनिमम 5। और केशवानंद भारती केस में 73 में 13 जज बैठे थे। लगभग सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बैठ गए थे। चूंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बहुत कम थी, तुम लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, पता करना कितनी थी, उसमें से 13 बैठ गए थे। 13 जजों ने बैठ के इसमें निर्णय दिया था। इसलिए अब इस निर्णय को तभी बदला जाएगा जब 13 से ज्यादा जजों की बेंच बैठेगी। और इसमें यह निर्णय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें संशोधन होगा। लेकिन सरकार यदि कोई भी मूल ढांचे का उल्लंघन करती है तो उसका न्यायालय परीक्षण करेगा। इस आधार पर यह बात आ गई। अब जो प्रश्न था सुरभि का कि क्या उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य है या नहीं है, तो इसको यह माना जाता है कि चूंकि हमारे यहाँ न्यायालय में अनुच्छेदों को कोट किया जाता है, तो अनुच्छेदों की प्रकृति तो न्याय योग्य है। न्याय योग्य कहने का अर्थ होता है कि जिसके आधार पर हम न्यायालय में चले जाएं और साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में उसको पेश करें। लेकिन चूंकि अभी तक उद्देशिका में कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिसपे सीधे कोई मुकदमा बने, इसलिए हम इसकी प्रकृति को न्याय योग्य नहीं मानते। तो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मूल अधिकारों के संदर्भ में रिव्यू राइट पैदा होता है। और इसका विस्तार 1973 के केस से, केशवानंद भारती केस से पूरे संविधान पर लागू हो जाता है। और इसमें मूल ढांचे का सिद्धांत चूंकि संविधान की उद्देशिका में दिया गया है, इसलिए उद्देशिका की प्रकृति न्यायिक निर्णय के आधार पर न्याय योग्य हो जाती है, प्रत्यक्ष रूप से न्याय योग्य नहीं है। शायद अब इसका उत्तर क्लियर हो गया होगा। फिर एक क्वेश्चन है सर हाल ही में जो कि सुप्रीम कोर्ट में इंडिया वर्सेस भारत का आया है, ये क्या है? यार कुछ नहीं है, अभी आर्टिकल 1 जब तुम्हें पढ़ाएंगे, इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का संघ होगा। पहला अनुच्छेद जब समझाएंगे तब इंडिया एंड भारत वाला, इंडिया वर्सेस भारत जो मामला है वो समझाएंगे। सर तीसरा केस क्यों चला और क्या निर्णय निकला? तीसरा केस दोस्त ऐसा होता है कि बार बार बहुत सारे मुद्दे आते रहते हैं विचार के लिए उच्चतम न्यायालय में। बॉम्बई बात में जब ये केस आया तो उसमें यही कहा गया कि चूंकि 73 में यह कह दिया गया कि संविधान का अंग है प्रस्तावना और 368 के तहत संशोधन हो सकता है, इसलिए सरकार ने क्या किया, 73 में निर्णय आया, 1973 में डिसीजन आया और 1976 में जाकर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। यह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी समझाता हूं कि एक गांव में एक बड़ा आदमी था, जैसे पूंजीपति होते थे, जमींदार होते थे, तो गांव में लोगों को जरूरत पड़ती थी तो उससे मदद मांगने आते थे। तो एक दिन उसके पास एक किसान आदमी आया और बोला कि सेठ जी हमारे घर कुछ रिश्तेदार आए हैं, एक थाली दे दो। उसने थाली दे दी। अगले दिन वो किसान आदमी आया और बोला कि सेठ जी ये थाली आप वापस लीजिए, साथ में एक कटोरी लाया। उस समय पीतल के बर्तन चलते थे। तो उन्होंने कहा ये कटोरी कहां से आई? तो बोला रात में आपकी थाली ने बच्चा दे दिया, कटोरी पैदा हुई और थाली आपकी थी इसलिए ले आए। सेठ जी बड़े खुश, लोभ था, कटोरी भी रख ली। अगले दिन कुछ दिनों बाद वो आया एक ग्लास मांगने के, सर कुछ रिश्तेदार आ गए हैं, सेठ जी एक ग्लास दे दो। ग्लास वापस लाया 2 दिन बाद, तो उसके साथ में चम्मच लाया, बोला ग्लास ने बच्चा दे दिया, चम्मच पैदा हुई है। फिर वो एक बार आया तो पीतल का एक बहुत बड़ा बर्तन होता था तमाड़ा, कई किलो पीतल का, उसको मांग ले गया कि बहुत सारे रिश्तेदार आ गए, ज्यादा खाना बनना है, तमाड़ा दे दीजिए। और फिर वो लौट के ही नहीं आया। तो कुछ दिनों बाद जब सेठ जी उसको ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और उससे कहे भाई तुम तमाड़ा वापस करने नहीं आए, तो उसने रोते हुए कहा कि साहब तमाड़ा तो उसी दिन रात मर गया और हमने उसे दफना दिया। सेठ जी कहे तमाड़ा मर सकता है क्या? उसने कहा मर गया। अब क्या होगा? न्यायालय चलो। पंचायत बैठी, पंचायत में सेठ जी ने कहा कि ये कह रहा है तमाड़ा आपका मर गया। उस आदमी ने कहा कि पूरी कहानी सुनो, इनकी थाली हम लाए तो कटोरी पैदा हुई, इनसे पूछो हम इन्हें कटोरी दे के आए या नहीं। तब तो इन्होंने नहीं पूछा कि हमारी थाली कैसे बच्चा दे सकती है, पंचायत नहीं बुलाई। फिर हम ग्लास लाए, चम्मच पैदा हुई, वो भी इन्होंने रख ली। तो जब बर्तन हमारे यहाँ बच्चा दे सकते हैं तो बर्तन हमारे यहाँ मर भी सकते हैं, इसलिए तमाड़ा मर गया। अब इस कहानी को हम तुम्हें क्यों यहाँ पे सुनाया? इस कहानी को आप इसी नियम पर लागू करो कि जनता ने कोर्ट में ये कहा कि आज तो आपने न्यायमूर्ति महोदय कह दिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो जाएगा, जिस आधार पर इन्होंने संशोधन कर दिया और संशोधन करके 3 शब्द जोड़ दिए और ये तीनों शब्द बहुत अच्छे हैं। क्या? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन चूंकि इनको बदलाव का अधिकार मिल गया है तो ये कल को फिर कुछ और भी जोड़ देंगे या कुछ और हटा देंगे। मान लो आज पंथनिरपेक्ष जोड़ा है, कल हटा दें और कल हिंदू राष्ट्र जोड़ दें। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि जब बदलाव हुआ तभी हम न्यायालय चले जाएं ना। तो इस बेरुबारी केस में यही कहा गया था कि क्या यह शब्द जोड़े गए हैं यह विधिमान्य है, क्या इनको स्वीकार किया जाना चाहिए। अन्य मुकदमे भी थे, उसमें अन्य बातें भी थी, लेकिन एक ये बात भी थी। तो न्यायालय ने कहा कि जी हां, चूंकि हम मूल ढांचे का परीक्षण करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं न्यायालय में, इसलिए ये कोई भी शब्द जोड़ सकते हैं या हटा सकते हैं और इस आधार पर ये तीनों जोड़े गए शब्द विधिमान्य होंगे। ये था बेरुबारी केस। फिर आया सर अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा प्रस्तावना में क्यों जोड़ा गया? अखंडता शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि उस समय देश में कई हिस्सों से अलग करने की बात आ रही थी कि हमारे हिस्से को अलग कर दो। मन से तो हम भारत से जुड़े रहेंगे, मानसिक रूप से तो हम भारत के हिस्से हैं, लेकिन हम भौगोलिक रूप से अलग हो जाएंगे। इस आधार पर सर जी क्या राज्य संघ से अलग हो सकते हैं? जी नहीं। जब पहला अनुच्छेद पढ़ाऊंगा यूनियन ऑफ द स्टेट तब इसे क्लियर करूंगा। ये क्वेश्चन अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ाएंगे। अलग नहीं हो सकते ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि राज्यों ने निर्णय नहीं लिया है संघ में शामिल होने का। यह हमारा पहला अनुच्छेद लिख दिया गया था 26 नवंबर 1949 से पहले, और हमारे यहाँ पहला राज्य बना है 1953 में, 1953। और सभी राज्यों का गठन कब हुआ? 1956, ठीक, 56 में।
तो 53 और 56 में राज्य बनते हैं, लेकिन यह लाइन हमारे यहाँ 49 में लिखी जा चुकी थी कि भारत राज्यों का संघ होगा। और ये लाइन किसने लिखी थी? हम भारत के लोगों ने। तो हम भारत के लोगों ने राज्यों को संघ में शामिल किया है। राज्य अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए हैं, राज्य तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। इसीलिए अभी आपको कल के क्लास में या परसों के क्लास में समझाऊंगा कि जिसे हम फेडरल कहते हैं, उस फेडरल में और यूनियन में क्या अंतर होता है, और भारत की जो व्यवस्था है वो परिसंघी क्यों कहलाती है। ठीक है, इसमें फेडरल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, फिर यही आएगा कि भारत यूनिटरी है या फेडरल है, एकात्मक है या संघात्मक है, तब आपके इस प्रश्न को और क्लियर किया जाएगा। लेकिन यहां पर सिर्फ इतना उत्तर पहला अनुच्छेद पढ़ाने के बाद बताऊंगा कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। सर, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? किस शैली में या किस भाषा में? इंग्लिश में। शैली का यहाँ पे क्या अर्थ आप पूछना चाह रहे हैं? प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा। लैंग्वेज इंग्लिश थी, हिंदी ट्रांसलेशन बाद में आया है। सर, मताधिकार संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, यह कहा गया है कि हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी, लेकिन उसके लिए हमारे यहाँ अलग से संसद से अधिनियम पास हुआ है, जिसके आधार पर हमने तय किया है कि किसको वोटिंग राइट होगा। तो मताधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दे दिए। 9:08 हो गए हैं। आज बीच में 1 मिनट का डिस्टरबेंस भी हुआ हमारे क्लास में, 2 बार मैंने फोन उठाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। हमने आज प्रस्तावना पूरी तरह से आपको समझा दी है। कल के क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बिल्कुल मजेदार मुद्दा लेकर आएंगे कि दुनिया में जो संविधान है वो अलग अलग तरह के हैं, उनके आधार पर हम एक डिस्कशन करेंगे और उस डिस्कशन के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं समझाएंगे। तो आप लोग अपनी लक्ष्मीकांत की किताब से भारतीय संविधान की विशेषताएं इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बाकी कल हमारे साथ क्लास में जुड़ेंगे, वहां पे हम और चीजों को क्लियर करेंगे। तो कल हम दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में लागू संविधानों में भिन्न भिन्न आधारों पर क्या अंतर है, इसको समझेंगे। और कल शाम को 8 बजे फिर हम लोग जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए। बीच बीच में कुछ लोग हमें डिस्टर्ब करने आएंगे, हमारी बुराई करने आएंगे, ये कहेंगे कि टॉपिक भूल गए हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, ये किसी मतलब का नहीं है, यहाँ नहीं जुड़ना चाहिए। उसको आप लोग ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जब भी कोई ठीक काम होता है तो लोग टांग खींचने आते हैं। आप लोगों को भी ये, तुम सब हमारे विद्यार्थी हो, हमारे बच्चों की तरह से हो, हमारे प्यारे बच्चे हो, इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी आदमी कितना सफल है ये इसी से तय होता है कि उसके दुश्मन कितने हैं। तो जब भी सफलता होती है तो उसके पीछे कुछ दुश्मन जुड़ते हैं, उन्हें जुड़ने दीजिए। देखो, एक कमेंट आ गया, सर ये क्लास है या नेताजी का भाषण? सेमी फॉर यू। ठीक है, इस तरह के कमेंट आते रहेंगे और ये लोग करते रहेंगे। हमने रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाला है, हम आप लोगों से बात करने आते हैं। और जिसको लगता है ये नेताजी का भाषण है वो चला जाए, मोदी जी का 8 बजे भाषण सुना करे, हमारे क्लास में ना आया करे। लेकिन ये डिस्टर्ब करने आते हैं, ये सेमी फॉर यू। यही लोग कमेंट में लिखेंगे कि इतना खराब है, बेकार है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसीलिए कहा कि डिस्टर्ब बहुत लोग कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट, तरह तरह की रेटिंग, क्योंकि वो ये सब काम नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप लोगों को शुभरात्रि, आप लोग जाइए पढ़िए, कल हम लोग फिर उस पर बात करेंगे। हाँ, महात्मा गांधी पे भी एक दिन हम लोगों की बात होगी। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप पे आप लोग अपने सजेशन भेजते रहिए, क्वेश्चन भेजते रहिए, उनको भी हम क्लियर कर देंगे। गुड नाइट डियर, सबक खैर, बाय बाय।